सबसे पहले एट फर्स्ट हमारे पास रॉ वाटर होता है, और वाटर के बहुत सारी टाइप्स हैं हमारे पास। जैसे हम देखते हैं केमिकल, हमारा इसको केमिकल वाटर। केमिकल वाटर मीन्स कंप्लीट रिमूविंग ऑफ ऑल केमिकल्स। After removing of all chemicals, that is called chemical water. As it like distilled. Distilled water is as chemical. Okay. And many forms of hot water, as palate water, wholesome water. We are testing the sample. Sample means the complete representation of any stream, any source. तो हम सैंपल को वहाँ से सैंपल टेकन करते हैं। रॉ सैंपल ये हो सकता है। रॉ वाटर मीन्स हमारा सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर मीन्स हमारा नौला है, धारा है, गधेरा है या नदी है, रेगुलेटर है, स्ट्रीम है, ये सब चीज़ें आती है सरफेस वाटर। सेकंड फॉर्म होता है वाटर का जो ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर में एज ट्यूबवेल, बोरवेल एंड हैंड पंप्स, सैलो ट्यूबवेल, ये सब फॉर्म होता है। थर्ड जो फॉर्म होता है वाटर का वो होता है पॉन्ड, रिवर, डैम, रिजर्वर, इस टाइप के। तो हम लोग वाटर की क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी चेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा पर्पज है वो ड्रिंकेबल है कि नहीं। एट फर्स्ट हम जिस डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करते हैं वो BOE इंडियन स्टैंडर्ड BIS का डॉक्यूमेंट्स है 1050। 2012 में वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुआ था। अभी इसका अमेंडमेंट हुआ तो उसको डॉक्यूमेंट्स इंडियन स्टैंडर्ड 10500 2012 B लेटेस्ट है। उस डॉक्यूमेंट्स पे जैसे हम कहीं भी सुन पा रहे हैं, यू आर स्टूडेंट, तो हाउ यू विल कैलकुलेट यूर कॉस्ट एंड पे सम पैरामीटर्स आर देना। If you have gained 35%, 33% means you are first. If you have gained only 33%, okay. In such type of parameters are set up by the parliamentary setup, means Union standard. Okay. तो जिस डॉक्यूमेंट्स को सिंपल किया उस डॉक्यूमेंट्स के कारण से सीखा कि वोटर को हमें क्वालिटी एक नेशनल लेवल पर एक पार्लियामेंट्री ज्वाइंट JPCN ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, और वो कमेटी जो है उसने एक रिकमेंड किया कि आप एक क्या बनाइए, आप एक काउंसिल बनाइए। तो वो काउंसिल जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्वालिटी को देखता है। हम एक वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास मेटल है, मटीरियल्स, फॉर एग्जाम्पल आयरन, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड या सिल्वर, जितने भी प्रकार की मटेरियल होता है उसको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया उसको मॉनिटर करता है। उसके अंडर कुछ सब सेटअप में जो है कुछ और ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जैसे मैंने BIS कहा, तो BIS भी जो है उस क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रहता है। फिर ये बात आई, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपका बोर्ड होता है, आपका कोई CBSE बोर्ड होगा, उत्तराखंड बोर्ड होगा, कोई ICIC बोर्ड होगा। ऐसे यूनिवर्सिटी लेवल पर यूनिवर्सिटियाँ होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ होती हैं। उसी प्रकार से है लेबोरेटरी टेस्ट तो लेबोरेटरी में होगा, तो ऐसे लेबोरेटरी के लिए भी बोर्ड है जिसको बोलते हैं NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरी, NABL। जैसे ये लेबोरेटरी NABL रिकग्नाइज है, नेशनल लेवल रिकग्नाइज है। और जब ये लेबोरेटरियाँ रिकग्नाइज होती है तो उससे पहले जो मेन पावर है उसकी क्वालिटी चेक, उसको बोलते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट। हम उस टेस्ट को पहले क्वालिफाई करते हैं कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं एट फर्स्ट मैं उसके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं हूँ। मेरी कैपेसिटी है, मेरी जो टेक्निकल और मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मैं उसको टेस्ट कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। ठीक, तो ये चीज़ें सबसे पहले जो हमारा सैंपल आते हैं ये डिवीजन है, ये डिवीजन लेवल लेबोरेटरी है, और इसका एफिलिएशन जो है नेशनल लेवल पे है।
एक्रेडिटेशन नेशनल लेवल पे। यहाँ पर मेरे पास अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में होता है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक है सर, उसके बाद है रामनगर, तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रामनगर और कोटा वाले सेंटर के साथ हैं, और इसके साथ जो है उधम सिंह नगर का ट्रांसफरेंट डिस्ट्रिक्ट। ऐसा करके हम सैंपल से हमारा सैंपलिंग कैसे स्टार्ट होते हैं, सैंपल वहाँ से होता है। सैंपल को सबसे पहले कलेक्शन करना होता है, सैंपल कलेक्ट हुआ, कलेक्ट होने के बाद जो है सैंपल ट्रांसपोर्ट होकर उसको लेबोरेटरी में पहुँचने के बाद फिर उसकी टेस्टिंग स्टार्ट। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है एसओपी, कि हम कोविड की टेस्टिंग किया, हमने ब्लड टेस्टिंग किया, तो वो भी कुछ एसओपी यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। वैसे ही लेबोरेटरी का प्रोटोकॉल होता है। और लेबोरेटरियाँ पहले क्या थी कि नेशनल छोटी छोटी लेवल पर थी, अभी इंटरनेशनल लेवल पे आप कोई मटेरियल खरीदते हैं या आपको लगा कि कोई टीवी खरीदना है, तो उस पर ISO लिखा हुआ है, ISO है ना, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी फूड, एक्चुअली अमेरिकन का जो है जो फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट FAD, उसने उसको डेवलप किया था। लेकिन अब वो जो है पूरा वर्ल्ड उसको मनाता है, उसको जो है फॉलो करता है। और उसने 2017 में एक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया, और जो है इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन था इंटरनेशनल लेवल का, तो उसने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया, उसको पब्लिश किया 2017 में। उस डॉक्यूमेंट्स का नंबर है 170 ISO 17025 अभी 2017। तो लेबोरेटरी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लेबोरेटरी का प्रोटोकॉल्स क्या होना चाहिए, सब उसी को जितनी प्रकार की लेबोरेटरी होती है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, आप पास बोर्ड है और आप बोलते हैं कि मुझे इसका कैरेट चेक करनी है, इसका कितने कैरेट है, तो आप क्या करते हो, आप किसी स्टैंडर्ड लेवल के लेबोरेटरी में जाते हो। अगर उसने भी ठीक चेक नहीं किया तो लास्ट में जो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी होती है, तो वैसे इंटरनेशनल फिजिकल लेबोरेटरी होती है। तो लेबोरेटरी बहुत प्रकार की होती है, और उसी लेबोरेटरी में जैसे हेल्थ के क्षेत्र जो फील्ड में काम करते हैं, वो जो एफिलिएटेड होते हैं वो NAHL होते हैं। जैसे हमारे NABL होता है, वहाँ पे जहाँ पे जो बोर्ड है उनका वो हॉस्पिटल वाले बोर्ड होती है, मेडिकल वाले बोर्ड। और हम जो यहाँ पे सैंपल की टेस्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले आपका जब सैंपल आता है तो सैंपल के लिए भी हम एक डॉक्यूमेंट फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सैंपल कहीं से उठाया कहीं से उठाने लगा। सबसे पहले हमारी सैंपलिंग प्लान होता है, उस सैंपलिंग प्लान में हमारा एक डॉक्यूमेंट्स होता है, इंडियन स्टैंडर्ड IS 3025 पार्ट 1। उस डॉक्यूमेंट्स को हम पहले ठीक ढंग से पढ़ते हैं, उसने क्या स्टैंडर्ड दिए हैं, क्या प्रोसीजर है, उसके हिसाब से सैंपलिंग। जब हम सैंपलिंग करते हैं तो सैंपलिंग की बहुत सारे मेथड हैं। ग्रैब मेथड, आप ग्रैब मेथड से सैंपलिंग कर सकते हो। तो ग्रैब मीन्स होता है कि आप सिंपल सा सैंपल को आप लिख के रखिए। दूसरा मेथड होता है कंपोजिट मेथड, आपको सैंपल को मिक्सअप करना है, उसके बाद उस टेस्टिंग करना है। थर्ड होता है स्टैटिकल, स्टार्टअप बोलते हैं। स्टैटिकल में क्या होता है, डिफरेंट साइट पर जाके डिफरेंट आपको रिवर के जैसे आपको सैंपलिंग करनी है। सैंपलिंग करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, छोटा नहीं है। जैसे आपको देखना है कि रिवर है, तो रिवर बैंक साइड आप जाओगे तो वहाँ आपको पॉल्यूशन ज़्यादा मिलेगा, बीच में कम मिलेगा और साइड में ज़्यादा मिलेगा। और उसमें भी आप देखते हो कि सरफेस में जो सरफेस है वहाँ ज़्यादा होगा, वहाँ पर हैवी मेटल ज़्यादा होगा, ऊपर ज़्यादा होगा, बीच में कम होता है। तो हमारी जो सैंपलिंग प्लान है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें कैसा रिसर्च करना है। तो उसको अब जब सैंपल वहाँ से कलेक्ट होता है तो ऑन द स्पॉट हमारे जो मटेरियल है, हम सैंपल किस में लाते हैं, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली मीन्स
क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। ये जो फैमिली है ये डायरेक्ट सनलाइट से रिएक्शन करता है, हेलोजन बोलते हैं इसको। तो जो है सनलाइट में रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले जो हमारा सैंपल बॉटल है वो हमारे पास ऐसा होता है जो थर्मो टॉलरेंट है। थर्मो टॉलरेंट मीन्स उसकी जो कैपेसिटी, यस, उसकी टेम्परेचर की जो है टॉलरेंस करना कैपेसिटी उसकी 126+, और इससे हम प्लास्टिक बॉटल यूज़ नहीं करते, हम लोग पॉलीप्रोपिलीन बॉटल यूज़ करते हैं। पॉलीप्रोपिलीन का एक प्लास्टिक, इथाइलिन का पॉली है, इथाइलिन का एक फॉर्म है, लेकिन उसकी थर्मो टॉलरेंस कैपेसिटी ज़्यादा है। तो सैंपल हम देखते हैं वहाँ से, उसमें सैंपल कलेक्ट, सैंपल जब हमें कलेक्ट करना होता है तो उससे पहले हमें देखना होता है कि हम क्या इसमें देखेंगे, मीन्स ग्रुप। आप इसमें माइक्रोब्स देख रहे हैं, आप किस लेवल में कंटामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको पहले प्लान करना होता है कि हमें उसमें एस्टिमेट क्या करना है, उसकी प्योरिटी किस फॉर्म में देखेंगे। तो उस फॉर्म में देखने के लिए हम सैंपलिंग की बॉटल को वैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ केमिकल पैरामीटर देखने हैं तो आप अपने इस केमिकल के हिसाब से अपनी सैंपलिंग करें। फॉर एग्जाम्पल आप बायोलॉजिकल पैरामीटर देख रहे हैं, बायोलॉजिकल पैरामीटर के लिए आपको आपके ग्लव्स होने चाहिए, आपकी मास्क होना चाहिए, आपका सैनिटाइजर होना चाहिए, आप जिस भी अगर फंक्शनल हाउस टेप फंक्शनल हाउस टेप वाटर कनेक्शन अगर आप दे रहे हैं या कहीं से टेप वाटर से आप वाटर को जो है टेकअप कर रहे हैं, सैंपल दे रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रोसीजर है। तो ये चीज़ आएंगी। अब मैंने कुछ आपको बात कही थी कि सैंपलिंग वाटर होता है, वाटर के डिफरेंट फॉर्म में वाटर मिलता है। कैपिलरी वाटर है, ग्लेशियर के फॉर्म में है, ड्रिंकेबल वाटर है, एक्स्ट्रा फ्लूइड वाटर है ह्यूमन बॉडी में, इंट्रा फ्लूइड वाटर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वाटर होता है ना। तो उस वाटर को जो है जब हम नेचुरल वाटर की बात करते हैं तो हम सोर्स से वाटर लाते हैं। वो वाटर जो है मैंने कहा था कि फर्स्ट वाटर जो होता है वो वाटर होलसम वाटर, होलसम वाटर मीन्स उसमें और कुछ भी, और वाटर की बायोकेमिस्ट्री, सॉइल प्रोफाइलिंग एंड हाइड्रोलॉजिकल प्रोसीजर। जो सॉइल प्रोफाइलिंग है कि हमें हमारा वाटर कहाँ से आ रहा है, तो एक तो उस पर डिपेंड होती है उसकी बायोकेमिस्ट्री। सेकेंड रॉक सिस्टम, सॉइल अगर ग्राउंड वाटर है तो किस लेवल से कौन सा रॉक है, तो वेटिंग रॉक है, तो एग्नियस रॉक है, तो मेटामॉर्फिक है, वो सेडिमेंटेड रॉक है, तो किस रॉक से आप वाटर उसकी बायोकेमिस्ट्री कैसे। अब हमने सर और थर्ड जो उसको बड़ा इम्पैक्ट करता है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी मीन्स फॉर एग्जाम्पल रिवर है तो उसमें 50 लोग जा रहे हैं नहा के आ रहे हैं, तो ये सब उसमें जो पॉलिटिक्स चीज़ें आ रही हैं, हो सकता है कि किसी को डायरिया हुआ था, किसी को हो सकता है कि कोलेरा हो गया, डायरिया हो गया, निमोनिया था, सब तमाम सारी चीज़ें वाटर में आ रही हैं। वाटर की चीज़ में अब हम देखते हैं कि हम जिस वाटर की बात कर रहे हैं तो केमिकल वाटर मैंने कहा, दूसरा वाटर पोर्टेबल। पोर्टेबल वाटर मीन्स सच टाइप ऑफ वाटर we commonly use for drinking in present time and for future. That water is potable water. Third water is polluted water. Polluted water means such type of water which are polluted by some minerals and other things, but non-pathogenic, जिससे डिजीज नहीं होता उसको बोलते हैं पॉल्यूटेड वाटर। फिर एक होता है कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर मीन्स सच टाइप ऑफ वाटर
which have caused for pathogens. आपने देखा होगा कि बहुत सारी वाटर से जो हमारी GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, इस सिस्टम के अंतर्गत जो है बहुत सारे कुछ बैक्टीरिया तुम्हारे माइक्रोब्स हमारे GIT में होते हैं, लेकिन कुछ जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके GIT में एक फीकल कोलिफॉर्म एंड ई कोलिफॉर्म, ई सच्चा कोलिफॉर्म, ये बैक्टीरिया माइक्रोब्स की हो सकता है। हमारी जो वाटर की कंडीशन है वो इस टाइप की है। अब हमें कुछ पैरामीटर देखेंगे। फर्स्ट पैरामीटर, दो पैरामीटर इस पर फिजिकल पैरामीटर। फिजिकल पैरामीटर मीन्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ऑफ इन्वायरमेंट, थर्ड turbidity, that is taste, odor, color, that is called physical parameter. Physical parameter. प्रोटोकॉल कहता है कि आपने वाटर सैंपल पैक किया, यदि आपको if you want to only estimate for chemical parameter, so you have need only 12 hours. Within 12 hours, your sample should be stored in the refrigerator of laboratory on 4 degrees Celsius. If your estimation about biological parameter, so at first you should be ready for disinfected yourself. Use your protection gloves, sanitizer, other things. Also sanitize sampling water. Sampling water जब आपने फिलअप किया तो आपको कंप्लीट फिलअप नहीं करना, क्योंकि माइक्रोब्स हैं तो वो सांस लेने के लिए जगह चाहिए ना उसके लिए, उसको थोड़ी सी स्पेस छोड़े। जब वो सैंपल यहाँ आता है तो सबसे पहले हमारे पास हम केमिकल बॉटल को अलग बॉटल में कलेक्ट करते हैं केमिकल पैरामीटर्स के लिए, और बायोलॉजिकल के लिए हम अलग सा बॉटल को यूज करते हैं। हमारे पास जो है केमिकल बॉटल में हमने फिर हम उसकी बायोकेमिस्ट्री का यूज करते हैं। एज हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन से ये समझ में आ जाएगा, टाइट्रेशन समझते हैं तो उस टाइट्रेशन से आप एक टाइट्रेट होता है, एक इंडिकेटर होता है, एक रीजेंट, तो हम रीजेंट यूज़ करते हैं, हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं, एंड पॉइंट हम दे देते हैं और कैलकुलेट करते हैं। इसमें जो टाइट्रेशन मेथड से हम जो यहाँ एस्टिमेट करते हैं, हम यहाँ पे एल्कलिनिटी द अमाउंट ऑफ एसिड विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज फॉर सैंपल। आपको सैंपल को न्यूट्रलाइज करेंगे जितनी आपको एसिड की अमाउंट होगा तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं एल्कलिनिटी, उस सैंपल की एल्कलिनिटी। तो एल्कलिनिटी हम यहाँ पे टाइट्रेशन से कैलकुलेट करते हैं। टोटल हार्डनेस, हार्डनेस में दो टाइप का होता है, टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस। फर्स्ट हार्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस मीन्स which hardness which is only linked for calcium carbonate, bicarbonates. But permanent hardness is totally depend on heavy metals and heavy minerals. तो हम टोटल हार्डनेस का एस्टिमेट करते हैं, वो भी हम प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड हम यहाँ पे कैल्शियम, अमाउंट ऑफ कैल्शियम, जब हम टोटल हार्डनेस की बात करते हैं तो उसी से हम कैल्शियम को एस्टिमेट करते हैं। और जब कैल्शियम हमारे पास एस्टिमेट होता है उसके बाद हम कैलकुलेट मेथड से फिर हम मैग्नीशियम को कैलकुलेट करते हैं, और हम जितने भी टेस्टिंग करते हैं उसके बिना रेफरेंस का जब कोई भी रिपोर्ट आपको बनता है उसके आगे हम रेफरेंस नंबर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मुझे रेसिडुअल फ्री क्लोरीन टेस्ट करना है, तो मैं इंडियन स्टैंडर्ड 3025 का पार्ट्स 26 यूज़ करूँगा
उसमें देखना कि मेथड क्या है, एसओपी क्या हो, उसके हिसाब से मुझे सबकी रेंज है। ठीक, मुझे आपकी एल्कलिनिटी, आपका टोटल हार्डनेस, आपका कैल्शियम, आपका मैग्नीशियम, और इसके बाद क्लोराइड, आपकी क्लोराइड कितनी है, ये सब इसका जो मेजरमेंट यूनिट है वो mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर में। इसके बाद जो है हमारा pH, तो हमारा pH मीन्स मटीरियल का pH कितना, तो हम 25 डिग्री सेल्सियस पे pH को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद उसकी टर्बिडिटी देखते हैं तो कितना गंदा है, मीन्स वो उसमें सस्पेंडेबल पार्टिकल्स कितने हैं, क्लोराइड पार्टिकल कितने हो सकते हैं, हैवी मेटल्स कितने हो सकते हैं, उसमें क्ले हो सकता है, सैंड हो सकता है, माइक्रोब्स हो सकता है, बायो मॉलिक्यूल्स हो सकता है, तो माइक्रोफ्लोरा डेड पार्टिकल्स हो सकता है, तो बायो मॉलिक्यूल्स मिलेगा, तो ये चीज़ें समझ तो हम देखते हैं कि उसकी टर्बिडिटी कितनी है। उसके साथ फिर हम देखते हैं हमारा टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, तो हम सॉलिड्स देखते हैं, तो सॉलिड्स तो डिजॉल्व फॉर्म में मिलता है, जो बॉटम ऑलरेडी डिजॉल्व है, और एक विदाउट डिजॉल्व, दैट इज कॉल्ड सस्पेंडेबल पार्टिकल्स। तो हम टोटल सॉलिड्स देखते हैं, तो टोटल सॉलिड्स हम देखते हैं TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, हमें सैंपल को डाइजेस्ट करके फिर डिजॉल्व सॉलिड को तो ये तो हमारे पैरामीटर है, ये जिसमें पैरामीटर है, ये पैरामीटर है केमिकल का। अब दूसरा वही सैंपल हमारा दूसरा, जब केमिकल पैरामीटर हम सैंपल के लिए यहाँ यूज करते हैं, तो मैं 500 ml सैंपल की रेट यहाँ पर है, तो 500 ml के सैंपल पॉलीक्रिलिन मिल्की बॉटल, बेसिक ऑरिजिन नेम इज टार्जन, ओरिजिनल बॉटल टार्जन होता है, बहुत महंगा होता है, यहाँ डुप्लीकेट इसका पैराडाइट हम यूज करना। लेकिन जो हमें बायोलॉजिकल पैरामीटर थे जो हमें सैंपल आए थे, वो कहते हैं कि जब वहाँ से आप सैंपल टेक करते हो तो वहाँ से तो पहले आपको बॉडी को सैनिटाइज करना है, अपने हैंड को सैनिटाइज करना है, ग्लव्स पहनना है, आपको मास्क पहनना है, और आपने एक बार अगर सैंपल को फिलअप कर दिया, फिर आप बार बार उसको खोलेंगे, स्टॉप बंद कर देंगे और उठा के आइस पैड, भाई आइस बॉक्स होता है, ऐसे आइस पैड बनाना सकता है, हम आइस पैड में 4 डिग्री सेल्सियस लेवल मिनिमम होते हैं, तो उसके हम उस मेथड से सैंपल को लेते हैं। यहाँ जब हम इसको बनाते हैं तो फिर हमें पता है कि माइक्रोब्स के लिए कल्चर मीडिया यूज करा होता है। कल्चर मीडिया मीन्स आपको, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम जो खाना खाते हैं रोटी चावल खाते हैं, एस्ट्रोनॉट जो जा रहे तो कोई रोटी चावल नहीं खाएगा, तो लिक्विड फॉर्म में खा रहे हैं। वैसे बैक्टीरिया के लिए भी कल्चर मीडिया, और यहाँ पर जो हम कल्चर मीडिया यूज करते हैं वो कोलिगेट 18 फॉरेन से आता है, जर्मनी से आता है। ये स्टूडेंट आपको देख रहा है, ये सब जर्मनी मेड इन जर्मनी फॉरेन से आता है। तो हम कोलिगेट 18 के नाम से कल्चर मीडिया यूज करते हैं। तो हमें सैंपल लिया, सैंपल जब हम यहाँ देखते हैं, इस पहले सैंपल हमारे लेबोरेटरी में पहुँचा, ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, सब होना चाहिए। उसके बाद सैंपल को हम पहले खुद को सैनिटाइज करते हैं, हमारा हैंड सैनिटाइज होना चाहिए, हम हमारा मास्क लगाने से सैनिटाइज होना चाहिए, फेस शील्ड होता है, हमारा फेस शील्ड होना चाहिए, तो फेस शील्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है हम सैंपल में कल्चर मीडिया को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उसमें कुछ रिएक्शन होता है, और अलीसा टेस्ट आपने सुना होगा इसमें, एंजाइम सब्सट्रेट लेवल का टेस्ट, तो उस टेस्ट को हम देखते हैं। वैसी टेस्ट ये होता है कि हमने कल्चर मीडिया बैक्टीरिया को दिया, बैक्टीरिया को जो है एक प्लेट में, जिसको बोलते हैं क्वांटिटी ट्रेस, तो क्वांटिटी ट्रेस में हम सैंपल को फिलअप करते हैं, उसको सील करते हैं, और 18 to 22 आवर्स के लिए हम इंक्यूबेटर में उसको कल्चर करने के लिए कल्चर करते हैं। उसमें
अगर बैक्टीरिया होगा तो ऑलरेडी कल्चर हो जाएगा, नहीं होगा तो। और अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन APHA, तो जो हम बायोलॉजिकल पैरामीटर यहाँ देखते हैं वो हम APHA को फॉलो करते हैं। APHA ने डॉक्यूमेंट्स बनाया था 1909 में फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेड करने के लिए हमने डॉक्यूमेंट्स को अमेरिका में बनाया था। उसका 23 जो है उसका एडिशन अभी है, और डॉक्यूमेंट्स है 9223 ऐसा डॉक्यूमेंट्स के होता है। उस डॉक्यूमेंट्स को हम जो है 25B पार्ट में यूज़ करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारा वाटर सैंपल में वो बैक्टीरिया कल्चर होगा। कल्चर होने के बाद अगर जेंट होता है तो बैक्टीरिया सैंपल होगा, और अगर कल्चर नहीं होता तो सैंपल। जितने भी चेक पॉइंट हैं, जितने भी पैरामीटर मैंने किया, सबकी रेंज है। उस रेंज में देखना होता है कि सैंपल पास है कि फेल है। हम देखते हैं कि सैंपल उस डॉक्यूमेंट्स को कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फेल होगा तो हम ये नहीं देखते सैंपल फेल है, नो, दिस सैंपल डज नॉट कंफर्म टू इंडियन स्टैंडर्ड 10500 और रिस्पेक्ट ऑफ एवो टेस्ट। जो मैंने टेस्ट किया है वो उसको कंफर्म नहीं कर रहा है, और ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ सच ऐसा रिमार्क कीजिए। बहुत सारे क्लोज होते हैं, उस क्लोज के अकॉर्डिंग टेस्टिंग देते हैं। अब जब सैंपल यहाँ पे हमारा टेस्ट हुआ तो हमें एक सैंपल को टेस्ट करने में लगभग 24 to 30 आवर्स लगते हैं। तब स्टैंडर्ड का ये सैंपल कैसे बेसिक पैरामीटर, बेसिक स्टैंडर्ड। You have any other questions? यहाँ की लोकल वाटर सोर्स, मतलब जो लोकल जहाँ से लोकल वाटर सप्लाई आती है, और वो कैसे टाइम से अच्छी होंगी? सबसे पहले जैसे हमारे पास कोसी रिवर है, अब इसी कोसी रिवर पे, क्योंकि कोसी रिवर जो है ये बागेश्वर की समथिंग कोसानी से नहीं ना, तो कोसानी इसका ओरिजिनेटेड पॉइंट है। वहाँ से यदि यहाँ इतनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती है। हम स्वच्छ भारत मिशन के लिए देश का प्रधानमंत्री चिल्लाता है, चिल्ला के कहता है कि ये स्वच्छ बनो, स्वच्छ करो, तो तभी हमारी नदियाँ पूरी गंदी हैं। अकॉर्डिंग टू रिवर प्रोटेक्शन एक्ट हमें नदी में यहाँ तक कि पूजा करने के बाद जो सामग्री बचती है उसको भी रिवर में नहीं डालना। लेकिन हो क्या रहा है कि सिविल लाइन जितने भी होटल रेस्टोरेंट अदर थिंग्स हैं यूज़ करते हैं, डायरेक्ट जितनी भी उनका जो है वेस्टेज कहाँ इंजेक्ट हो रहा है उसी में। तो सबसे पहले रिवर कॉरिडोर, और रिवर कॉरिडोर कितना है तो हम जब बायोलॉजिकल पैरामीटर हम देखते हैं तो जो हाईली कंटामिनेट हमारा आता है उस जो मेथड होता है उसको बोलते हैं MPN, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। तो MPN में जब हम देखते हैं तो 2490.6 मैक्सिमम होता है। तो वो इस लेवल पर कौन, और इसी कारण से WTP जो बना तो इसी कारण से बना कि हम लोगों को ऐसा वाटर सप्लाई कर सकें जिसको पिया जा सके, जिसका ट्रीटमेंट इसको। हमारे पास जो सोर्स है, यहाँ पे रिसोर्सेज हैं वाटर के, हमारे पास स्प्रिंग भी हैं, कुछ हम स्प्रिंग से यूज़ करते हैं, कुछ हमारे हैंडपम्प्स हैं, डिपार्टमेंटल के हैंडपम्प्स के हैं, स्प्रिंग हैं, कुछ हमारे इरीगेशन के उससे भी वाटर सप्लाई होता है, कुछ जो है हमारे ट्यूबवेल्स हैं, बोर वेल हैं, और कुछ हमारी स्ट्रीम भी हैं।
कुछ स्प्रिंग हैं, ऐसे करके हमारे सोर्स हैं। तो इन सोर्सों से पर ईयर 1 टाइम केमिकल टेस्ट एंड 2 टाइम बायोलॉजिकल टेस्ट। तो हमें जैसे कोई भी सोर्स होगा, एक बार उसका केमिकल टेस्ट करना होता है और 2 बार उसका बायोलॉजिकल टेस्ट करना होता है, क्योंकि सीजनल वेरिएशन आ सकता है। तो पोस्ट मानसून एंड प्री मानसून, प्री मानसून में हमने टेस्ट किया, उसको पोस्ट मानसून में टेस्ट किया। अदर क्वेश्चन? जो आपके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन से पब्लिक पार्टिसिपेटिव भी बहुत बड़ी है, अवेयरनेस भी बड़ा है। तो जब यहाँ आया था तो आप लोग सर यही रहने वाले हैं, तो आप लोगों को भी पता होगा कि घरों में पानी चढ़ता ही नहीं था, मोटर चलाना पड़ता था। लेकिन अब आप देखते होंगे कि शायद लोगों को मोटर चलाने नहीं पड़ता है, कितना मोटर चला रहा है। ये जो WTV है ये 10 MLD है, 1 MLD इक्वल टू 10 लाख लीटर। इस हिसाब से इसको एस्टिमेट किया गया है और इसको जो एस्टिमेट किया गया है वो 2042 के हिसाब से किया गया है। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पहले उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं और प्री इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, पोस्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। उस असेसमेंट में देखते हैं कितना लॉस है, कितना कॉस्ट। और जब ये WTV बना तो 2013 से स्टार्ट हुआ था, 14 में कंस्ट्रक्शन हो गया था और 17 तक जो है एक AEC कंपनी ने इसको कंस्ट्रक्ट रेडी किया और फिर उसका ऑपरेशनल मेंटेनेंस था। उस ऑपरेशनल मेंटेनेंस के बाद 2019 में हमने हैंड ओवर किया था, उसके बाद में हैंड ओवर करके इसको तो एक तो पब्लिक पार्टिसिपेटिव बड़ी है। अभी आपने देखा होगा कि जो वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल, वो डाउन हो रहा है, उसके तरफ लोग जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने भी बहुत सारे प्रोग्राम किए और उस प्रोग्राम में एक समय था कि लोगों को वाटर सप्लाई हो ही नहीं पा रहा था। आज वाटर सप्लाई ठीक है, हो रहा है, लगभग ठीक है, बहुत सारे परसेंटेज नाम मिलता है। उत्तराखंड के लगभग करेंगे तो हम लगभग 70% सर्विस, 75%। लेकिन जब हम कोई मटीरियल हम सप्लाई करते हैं तो बिना क्वालिटी का तो कोई कैसे मान लेगा कि वाटर सही है, तो क्वालिटी जरूरी है। तो ऐसे उत्तराखंड में 27 लेवल पे है और स्टेट की लेवल पे है, डिवीजन लेवल की लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये लेवल पे सब काम कर रही है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है तो उन्होंने जितने रेवेन्यू विलेज हैं उन रेवेन्यू विलेज को डेवलप करने के लिए तो निगरानी समिति पर विलेज में एक निगरानी समिति बनाती है और उसका एप्लीकेशन एक मास्टर सर्वर बनाया नेशनल लेवल पे, जिसको बोलते हैं WQMIS, वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। उस सिस्टम को एक चीज़ बनाती है और जो निगरानी समिति बनाई जिसको कहते हैं हम विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी बोलते हैं, कहीं पर हम उसको जो है निगरानी समिति बोलते हैं, कहीं पे हम उसको पानी समिति बोलते हैं, पेयजल समिति बोलते हैं। तो ऐसे प्रत्येक राजस्व ग्राम सभा रेवेन्यू विलेज में ऐसी समितियाँ बनी है जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, पोर्टल पर भी उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब वो क्या करते हैं कि उनको एक किट दिया गया, टेस्टिंग किट। वो टेस्टिंग किट में 11 पैरामीटर हैं। उस 11 पैरामीटर में बायोलॉजिकल पैरामीटर भी हैं, फिजिकल पैरामीटर भी हैं और केमिकल पैरामीटर भी हैं। तो उनको ट्रेनिंग दी गई, डिफरेंट एजेंसियाँ, कुछ सपोर्टिव एजेंसियाँ थी, जैसे कुछ NGOs थे, तो कुछ NGOs को हायर किया गया, तो स्टेट ने हायर किया, तो डिवीजन में कुछ हायर किया। तो NGOs ने पर विलेज में जाके, पर विलेज में जाके उन जो निगरानी समिति है उनको ट्रेन किया। अब वो खुद भी टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट को हम बोलते हैं FTK,
फील्ड टेस्टिंग के लिए, तो वो पोर्टेबल है, कहीं भी जाके कर सकते हैं। तो वो जब टेस्टिंग किया, टेस्टिंग करने के बाद वो अपने रिजल्ट, क्योंकि उसमें यूजर आईडी है, तो वो अपनी आईडी यूज करके डायरेक्ट जो है पोर्टल पर डाल देते हैं। वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने स्टेट को कहा, तो स्टेट में का जो उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है वो स्टेट का, जैसे जल संस्थान है, वो जल संस्थान के पास आते हैं और वो जल संस्थान वर्ग डिवाइड होता है। तो जैसे कुछ विलेज जल संस्थान के पास होते हैं, कुछ पेयजल निगम के पास होते हैं, निर्माण खंड हो गई पता नहीं, तो कुछ उनके पास होते हैं, तो हमने उनको भी दिया। और अभी लगभग मेरे यहाँ पे जल संस्थान मेरे डिवीजन में अभी जैसे सर्ट ब्लॉक है, तो मेरे उसमें 22 विलेज जो रिवेन्यू विलेज है वो जल संस्थान करता है, बाकी 254 टोटल विलेज हैं, बाकी में 3 जल है। ऐसे रामनगर में है, रामनगर में 192 के आसपास विलेजेस हैं, रिवेन्यू विलेज हैं, उसमें हम 47 पे हम करते हैं, बाकी 3 जल नहीं करते। ऐसे काशीपुर है, काशीपुर में जो है वहाँ की जो 57 के आसपास विलेज हैं, और उस विलेज में हम 28 समथिंग हम करते हैं। ऐसे जसपुर में है, जसपुर में मेरे ख्याल से विलेज थोड़ा ज़्यादा हैं, 70 के आसपास, 72 के आसपास हैं, वहाँ पर हम 32 में। तो ऐसे वर्क बता। और अभी तक हमारा जो पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला था, ट्रेनिंग पार्ट था, वो हो गया। तो वो हमारा जो है 2019 से जब JJM स्टार्ट हुआ, तो 2021 में ही हमारे पास फिक्स आ गए थे, और हमें 21-22 में डबल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसके साथ इस साल हमारे जो टारगेट है, जितने स्कूल आंगनबाड़ी है उसमें प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, ऐसे प्राइवेट आंगनबाड़ी और गवर्नमेंट, इनको भी जो है एक किट है, तो उनको एक किट मिलेगा, वो भी कम से कम व्यक्ति अपने घर में ये जान सकता कि वो ठीक है। और कुछ सक्सेसफुल स्टोरी ये है कि आज से 2 साल पहले फ्लड आया, तो आधा प्लांट हमारा डम हो गया। तो स्टेट से भी फ़ोन आया था, स्टेट से भी डायरेक्ट था कि लोगों को वाटर लाइन चाहिए। उसमें लगभग 1 महीने तक हमारा रात को भी सो नहीं पाए, और जनता को वाटर सप्लाई करना था। हमने एडिशनल व्यवस्था की, बहुत सारी व्यवस्था की एडिशनल की। हम जब आप बाहर जाएंगे तो देखो भी कहना से हम छोड़ देंगे, ताकि अगर कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो हमारे पास हॉर्स पावर की 120 हॉर्स पावर, या ऐसे हमारे पास मशीन मोटर्स हैं जो 6000 LPM मीन्स 6000 लीटर पर मिनट जो वाटर लिफ्ट कर सकता है, तो हम जनता को ठीक वाटर पिला सकते हैं। और इसके साथ जो है इतना मेहनत लगता है, 24 घंटा काम करने में, 3 शिफ्ट में यहाँ चलता है, 24 घंटे का रूटीन चलता है। और जब हम वाटर सप्लाई करते हैं तो वो सप्लाई करने के बाद जो है लोग अपने एक छोटे से एक 50 रुपये का अपने टैंक पर बॉल के लगा करते हैं, और वाटर सप्लाई होती है, तो रोड भी उसी से होता है। तो उस को तरह के देखनी चाहिए कि वाटर सप्लाई कितनी मेहनत की बात होती है, कितना गंदा पानी कोशिका होता है, कितना फिल्टर करते हैं, इसमें फिटकरी अलग यूज़ करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे बैट्स बने होते हैं, उस बैट्स में यूज़ करने के बाद हम वाटर को सप्लाई करते हैं। और बहुत करोड़ों का बजट है, इतना पैसा गवर्नमेंट को लगता है। तो मैं कहने का है कि लोग अवेयर हैं, अवेयरनेस में बढ़नी चाहिए, और ये लोग को एक लगता है कि पानी फ्री है, तो पानी फ्री नहीं, हर चीज़ की कॉस्ट है, और वो राष्ट्रीय नीति है, और उसके तरफ बड़ा ध्यान दीजिए। अभी 2-3 मिनट में जो लोगों ने की खुद के बारे में, अभी उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी
ने ऐसा 5 स्टेट में उनको बुलाया था और सेकंड क्लास के लिए ऑफिसर हो गए थे यहाँ से मैं। तो बाकी लोग क्या करते हैं, उनका रिसोर्सेज कितने हैं। बहुत लोग राजस्थान उसमें था, हरियाणा उसमें था, हिमाचल उसमें था और त्रिपुरा था सेलेक्ट किए गए। तो यहाँ तो हमारे पास वोटेज अच्छा खासा है। हरियाणा जैसी जगहों में, राजस्थान में आपको यकीन नहीं होगा कि वहाँ ड्रिल ऐसा नहीं करते हैं, वहाँ बोर ब्लास्ट करना पड़ता है। बोर ब्लास्ट का अर्थ है कि ड्रिल करते हैं, नीचे ब्लास्टिंग करते हैं, जैसे हम पहाड़ों में ब्लास्ट करते हैं ना रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, वहाँ नीचे ब्लास्ट करना पड़ता है, तब जाके कहीं वाटर। इसलिए बहुत कीमती चीज़ है इस वाटर पे। और जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी, इसी दिन एक व्यक्ति हम उत्तराखंड का वाटर हीरो के नाम से जिसको अभी अवार्ड मिला और प्रधानमंत्री ने भी इसका नाम लिया। प्रधानमंत्री ने भी मन की बात है इस बात का जिक्र किया। ऐसा एक चंदन सिंह नयाल नाम का व्यक्ति है जो नए गाँव पड़ता है वो करना व्यक्ति। तो केस स्टडी में हम उसके गाँव में पूरी जो PTI है, जहाँ प्रशासनिक, जहाँ IAS ऑफिसर से तमाम सारी ट्रेनिंग वहाँ हुई, वहाँ के लोग थे 5 स्टेट, हम उस गांव को देखने गए। उस व्यक्ति ने बिना किसी सरकारी बिना किसी से कुछ लिया अपने गांव के लोगों के द्वारा 10,000 के आसपास पॉइंटेज चाल का ऐसे वाटर की जो है नीचे एकदम ना आए, तो वाटर को रोकने के लिए रिचार्ज पॉइंट जो स्ट्रीम है हमारे वाटर हार्वेस्टिंग का और हमारे स्ट्रीम को रिचार्ज करने का, वाटर सोर्स को रिचार्ज, नॉलेज को रिचार्ज करने का, ऐसा हमने 7 साल से काम करती और अच्छे काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग मन में आ रहा है कि जिस चीज़ को हम आज समझ नहीं पा रहे हैं, अगर वाटर होगा तो पूरी बायोडाइवर्सिटी ग्रीन होगी। ग्रीन ट्रिब्यूनल भी इसलिए बनाया गया है ताकि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यही कहता है जब वाटर होगा तो हरी भरी उनका सबका जीवन अच्छा होगा, नहीं तो वाटर क्राइसिस आने में टाइम लगेगा। इंदौर एक सिटी है जो वाटर क्राइसिस में गुजर रहा है। ऐसा परेशानी हमें नहीं होगा, बाकी लोग नहीं वाटर इसलिए ध्यान दीजिए। हमारे घर में हम जब वाटर यूज करते हैं उस वाटर को यूज करने के साथ साथ हम उसका सदुपयोग करें। हम ऐसे भी देखें कि उसका जो वेस्ट वाटर है वो कहीं जाके किसी गटर में ना जाए, बल्कि वो किसी सेफ्टी उसमें जाए ताकि वो ग्राउंड वाटर को ठीक कर सके। और वाटर की जो कंटामिनेशन है, वाटर से जो डिजीज है, बहुत सारे डिजीज वाटर से होती है। क्योंकि खाना तो आप कैसे भी खा लें, प्रोसेस करके खाना है, वाटर को कन्वर्ट करने का लगभग सभी प्राणी का एक जैसा है। वाटर अगर इतना पॉल्यूटेड होगा, मंकी है, डियर है, मंकी है या एलिफेंट है, डॉग है, गाय है, इनको नहीं पता है कि वो किस तरह का पानी पीते हैं। तो वो जो कंटामिनेट होंगे, वो जो गंदा पानी पीएंगे, उससे हम भी बीमार होंगे। इसलिए वाटर की टेस्ट इसलिए जरूरी है। लेबोरेटरी हम तमाम सारी चीज़ों को देखते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि वाटर ड्रिंकेबल है कि नहीं। अगर ड्रिंकेबल नहीं होती है तो हम डेकोरेट करते हैं, उस पर करीब मेरे एक्शन भी होता है कि भाई इस यहाँ पर कोई दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत है तो यहाँ इस प्रकार का केमिकल यूज करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। और ऐसे सोडियम हाइड्रोक्लोराइड हम यूज़ करते हैं जो डिसइंफेक्टेड हुआ बिल्कुल। जितना भी अगर वाटर होगा उसमें अगर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड हमने ठीक है हमने मिलाया है, यूज़ किया है, तो हमारा वाटर जो है बिल्कुल यूज नहीं। सेकेंड, हम यहाँ पर जब ऊपर को आए होंगे तो आपको इतने जो बीट्स मिलेंगे वो एलम है,
फिटकरी है, तो कच्ची फिटकरी है, तो वाटर कितना भी ठंडा आ जाए आपको चमचमाती ही वाटर मिलेगा, ट्रांसपेरेंट वाटर मिलेगा। वो क्या करता है कि जितने हैवी मेटल्स हैं उसमें हैवी मेटल्स को प्रेस कर देते हैं, प्रेसिपिटेशन करते हैं। और हमारे पास जो है उसमें गंदा पानी है, वो उस गंदे पानी को ठीक करता है। ये फिल्टर ये रही बहुत लंबी हो।